कांता खटकड़ के यूट्यूब चैनल शिक्षा सदन में आपका स्वागत है। हम आज संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें और हिंदी और इंग्लिश में बताया गया है। आज हम सिर्फ हिंदी में संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मैंने 3 उदाहरण लिए हैं। जैसे श्याम खाना खा रहा है, जो श्याम है एक व्यक्ति का नाम है। यहाँ अमरूद में मिठास है, अमरूद एक फल का नाम है। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा एक पशु का नाम है। इससे पता चलता है, इसका मतलब ये है कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ जो बनता है वो बनता है नाम। इसमें संज्ञा किसे कहते हैं? जब अब हमने सबसे पहले तो हमने मतलब समझा था, अब समझते हैं कि किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। श्याम, दिल्ली, आम, मिठास, गाय। श्याम क्या है? एक व्यक्ति है। दिल्ली एक शहर का नाम है। आम एक फल है। मिठास एक भाव है। और गाय एक पशु है। श्याम को और गाय को, दोनों ये प्राणी, व्यक्ति जहाँ लिखा हुआ है, इस व्यक्ति और प्राणी इस कैटेगरी में इनको रखा जाएगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिंदी के अंदर 3 भेद होते हैं संज्ञा के: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में, जिसे इंग्लिश में प्रॉपर नाउन भी कहा गया है। वह शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध करवाता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम एक व्यक्ति का नाम हो सकता है, एक लड़के का नाम हो सकता है, तो इसीलिए इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा की कैटेगरी में रखा जाएगा। श्याम व्यक्ति का नाम है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। टेबल एक बैठने का साधन है, एक वस्तु है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में काउंट किया जाएगा। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी जाति का बोध करवाता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने देखा है, लड़का, लड़की, नदी, पर्वत सभी एक जाति का बोध करवाते हैं। लड़का, लड़के बहुत से हो सकते हैं, लेकिन लड़के का अगर प्रॉपर नाम रख दिया जाए, व्यक्ति का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में इसको अगर बदल दिया जाए, जैसे इसको अगर राम कहा जाए तो राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाएगा। राम एक व्यक्ति का नाम बन जाएगा, तो इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाएगा। सीता, यहाँ लड़की को सीता कहा जाए तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाएगी। तो इस तरह से नदी, नदी का अगर नाम दे दें, गंगा, यमुना, सरस्वती, अदर कोई भी नाम अगर दे दिया जाए नदी को, नदियाँ तो बहुत होती हैं, लेकिन इसका अगर प्रॉपर नाम रख दिया जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। अगर इसको नदी से संबोधित किया जाता है तो वो जातिवाचक संज्ञा में ही रहेगा। पर्वत, पर्वत भी बहुत से होते हैं, जैसे आल्पस पर्वत है, हिमालय पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, तो नीलगिरी पर्वत है, तो बहुत से हैं। लेकिन अगर एक पर्वत को नाम दे दिया जाए, जैसे हमने हिमालय नाम दे दिया, हिमालय, तो हिमालय क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और पर्वत जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद माने गए हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। लेकिन इंग्लिश के अंदर इनको लगातार 5 भेद के अंदर लिया गया है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा को प्रॉपर नाउन कहा जाता है, जातिवाचक को कॉमन नाउन कहा जाता है, द्रव्यवाचक को मटेरियल नाउन कहा जाता है, समूहवाचक को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है, और भाववाचक को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। लेकिन हिंदी के अंदर मुख्यतः 3 हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और जातिवाचक के 2 भेद बता दिए इन्होंने, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब हम करते हैं द्रव्यवाचक, जिसको इंग्लिश में मटेरियल नाउन कहा जाता है, जिससे संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें उदाहरण के तौर पर गेहूँ कहा गया है, चावल, घी, सोना,
तो सोना जो है ये आभूषण के लिए, चांदी भी वो हो सकता है, लोहा भी हो सकता है, तांबा भी हो सकता है। ऐसे ही गेहूं को भोजन की सामग्री के लिए यूज़ किया जाता है, चावल को भोजन की सामग्री के लिए यूज किया जाता है, घी को भी भोजन की सामग्री के लिए यूज़ किया जाता है। जो चीज़ें, जो पदार्थ तोले जाते हैं, मापे जाते हैं, उन सबको मटेरियल नाउन में रखा जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा में रखा जाता है। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा में कलेक्टिव नाउन इसको कहा जाता है इंग्लिश में। जिन संज्ञा शब्दों से एक व्यक्ति का बोध न होकर पूरे समूह समाज का बोध होता है उसे समूहवाचक कहते हैं। जैसे छात्रों का एक संघ है, विद्यार्थियों का संघ है, उसको कक्षा बोलेंगे। अगर मान लीजिए कहीं पर लोग इकट्ठा हो गए हैं, उसे भीड़ बोलेंगे। फूल इकट्ठा कर दिया जाए तो एक गुच्छा बन जाता है, इंग्लिश में बुके बोलते हैं उसको। चाबियों का गुच्छा, चाबियों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो चाबियों का गुच्छा बन जाता है, तो वो समूह बन जाता है। वो समूह को संबोधित करते हैं। एक चाबी से गुच्छा नहीं बन सकता, बहुत सी चाबियाँ इकट्ठी होकर के एक गुच्छे का बनाती हैं, इसीलिए वो एक समूहवाचक संज्ञा में बदल जाता है। जैसे यहाँ सेना में कई सैनिक होते तभी तो सेना बनती है, यह समूह की बात हो रही है। पुलिस हर स्थान पर होती है, एक व्यक्ति से पुलिस नहीं बन सकती। पुलिस एक पूरी एक कम्युनिटी होती है, तो हर राज्य में, हर देश में, हर स्थान पर पुलिस बड़े रूप में इंगित की जाती है, इसीलिए पुलिस को हम समूहवाचक संज्ञा में रखते हैं। भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, जिन शब्दों से पदार्थों की जो अवस्था है, गुण है, दोष है, यहाँ धर्म, दशा, इनका पता चलता है, वो भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा जिसमें कहा गया, देखिए अगर इसको बुढ़ापे में से पा निकाल दें तो बूढ़ा जो है ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। इनके अंदर प्रत्यय जोड़ करके जब प्रत्यय को लगाया जाता है तब दूसरी जो शब्द है तैयार होता है, वो भाववाचक संज्ञा का तैयार हो जाता है। जैसे मीठा, से प्रत्यय जुड़ा हुआ है, मिठास। क्रोध एक भाव है, एक दशा है, हर्ष एक खुशी है। तो इस तरह से भाववाचक संज्ञा बनती है। अब देखते हैं संज्ञा की पहचान क्या है, कैसे पहचान करें। और भी हैं कुछ शब्द जिनसे हमें संज्ञा के बारे में पता चलता है। जैसे प्राणीवाचक संज्ञा कहा गया है और अप्राणीवाचक संज्ञा कहा गया है। ये कुछ शब्द गणनीय होते हैं, कुछ अगणनीय होते हैं, ये पहचान के लिए रखे गए हैं। इंग्लिश में जिसको काउंटेबल, अनकाउंटेबल भी कहा गया है। और थोड़ा और बताते हैं इसके बारे में। प्राणीवाचक जिसको इंग्लिश के अंदर साइंस के अंदर प्राणीवाचक को सजीव कहा गया है और निर्जीव अप्राणीवाचक को कहा गया है। प्राणीवाचक संज्ञा वह शब्द जिसे किसी सजीव वस्तु का बोध होता है। अभी देखिए ये शब्द जो है ये साइंस में प्रयोग किया जाता है। तो सजीव जिसमें जीव होता है, स का मतलब जीवन जिसके साथ है, से साथ वस्तु का बोध हो, जिसमें प्राण हो, उसे प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, गाय, रमेश, चिड़िया, इन सब में जीवन है, तो इसीलिए इन्हें प्राणीवाचक संज्ञा कहा गया है। अप्राणीवाचक संज्ञा जिस वस्तु में प्राण न हो वह अप्राणीवाचक है। जो निर्जीव होती है, पत्थर है, मकान है, पुस्तक है, मेज़ है, टेबल है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेलगाड़ी, पर्वत, नदी, ये सभी के सभी निर्जीव माने जाते हैं, तो इन्हें अप्राणीवाचक संज्ञा में रखा जाता है। गणनीय जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की गणना की जाती है उसकी संख्या ज्ञात की जा सकती है, यह शब्द जो है गणनीय संज्ञा कहलाएगा। जैसे लड़का है, लड़का उनको गिन सकते हैं, एक लड़का, दो लड़के, तीन लड़के, चार लड़के, इस तरह से। पुस्तक, एक पुस्तक, दो पुस्तक, चार पुस्तक। अब यहाँ पुस्तक 1, 2, 3, 4 इस तरह से काउंट कर दिया जाए जिस चीज़ को, वह काउंटेबल यानी कि गणनीय संज्ञा बन जाती है। और अगर पुस्तकों को क्या समूह बना दिया जाए तो क्या बताया था, पुस्तकालय बन जाएगा।
तो यहाँ आगे चलते हैं। अगणनीय, जिसको गिना ना जा सके, सिर्फ तोला जाता है, मापा जाता है, नापा जाता है। तो इस तरह से ये पदार्थ जो है अगणनीय संज्ञा में कहलाएंगे, जिसको एक दूध, दो दूध, तीन दूध ऐसे गिन नहीं सकते, हम लीटर में इसको तोल सकते हैं। पानी है, हवा है। मित्रता, मित्रता क्या है? अब्स्ट्रक्ट नाउन, जिसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जितनी भी भाववाचक संज्ञा होंगी वो अगणनीय संज्ञा में आएंगी। भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण कैसे होता है? जैसे इसमें कहा गया है सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के द्वारा संज्ञा का निर्माण होता है। अब देखिए भाववाचक शब्दों का निर्माण कैसे करते हैं हम संज्ञा से। संज्ञा का मतलब यहाँ जातिवाचक भी ले सकते हैं हम, और जातिवाचक भी ले सकते हैं हम, कोलेक्टिव भी ले सकते हैं। इस तरह से इन चीज़ों से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे पुरुष जातिवाचक संज्ञा है, पुरुषत्व। नारी जातिवाचक है, नारीत्व। बालक जातिवाचक है, बालकत्व। इसमें एक खास बात हमने देखी है कि भी तव प्रत्यय लगा हुआ है। यहाँ पन प्रत्यय भी लग सकता है, तया भी लग सकता है। हमने देखा ता भी लगता है, पा भी लगता है। अभी ऊपर आया हुआ था बूढ़ा, बुढ़ापा। तो इस तरह से हम नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। सर्वनाम, प्रोनाउन से भाववाचक संज्ञा शब्दों को कैसे बनाया जाता है। जैसे अपना से अपनत्व, अभी वो हमने ऊपर बात की थी, तव प्रत्यय लगता है। इनमें सब में देखिए तव है, ये सव भी लगा हुआ है, सर्व सव, ये भी आपका एक प्रत्यय जुड़ करके नए शब्द का निर्माण इन्होंने किया है और वो भाववाचक संज्ञा शब्द में बदल जाता है। विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। देखिए सुंदर में सुंदर, सुंदरता, ता प्रत्यय लगा हुआ है। वीर, वीरता, ता प्रत्यय लगा हुआ है। मीठा, मिठास, से प्रत्यय लगा हुआ है। निर्बल, निर्बलता। देखिए मधुर, मधुरता। अगर इसे विशेषण, अगर भाववाचक संज्ञा से अगर विशेषण निकाला जाए तो सबसे मूल शब्द जो बनता है, जैसे इसमें सुंदर है मूल शब्द, ता प्रत्यय हटा देंगे तो सुंदर इसका मूल शब्द निकल जाएगा, तो आपका क्या है, ये विशेषण है। जैसे महान, महान आपका विशेषण है। महानता, अगर ता जुड़ जाए प्रत्यय तो महानता बन जाता है। तो इस तरह से आपके शब्दों का निर्माण होता है, भाववाचक शब्दों का। तो अव्यय से भाववाचक शब्दों का निर्माण कैसे करें। अव्यय क्या है, देखिए इसमें क्रिया भी ली है इन्होंने, क्रिया विशेषण भी लिया है। अब यहाँ खेलना, खेलना क्या है, क्रिया है, खेल, ये भाववाचक संज्ञा बन गया। निकट, ये क्रिया विशेषण है। निकटता प्रत्यय, ता प्रत्यय लगकर निकटता बन गया। आवट, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। थकावट, थकान, थकावट। हंसी, हंसना। तो हंसना कैसे भाववाचक संज्ञा बनती है। देखिए एक जो पिछली वीडियो है, हमने पद परिचय के अंदर जब इन सब के बारे में बताया था, हमने संज्ञा के बारे में भी उसमें बात की थी। भाववाचक संज्ञा में एक वर्णन किया था। हंसना, हंसना सेहत के लिए ज़रूरी है। अभी यहाँ देखिए जो हंसना है ये यहाँ कर्ता का काम कर रहा है, और कर्ता क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ से भी सब्जेक्ट का काम करती है। तो इंग्लिश में इसको जरंड बोलते हैं। तो इंग्लिश में जरंड बोला जाता है। ये सब हमने पिछले वीडियो में बात की थी। तो लेख से लिखना, हंसी, हंसना, लेख, लिखना। तो इस तरह से आपके जो भाववाचक संज्ञा के जो शब्द हैं वो तैयार हो जाते हैं। संज्ञा का जो पद परिचय है, देखिए पद परिचय में हमने सबसे पहले यही चीज़ें करवाई थी, और आज स्पेशली संज्ञा का जो पद परिचय है वो किस तरह से दिया जाता है वो देख लेते हैं। राम ने रावण को बाण से मारा। हम कारक अगर जिसने पढ़े हैं उसको पता होता है कि किस किस से जुड़ा है। ये कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ कर्ता ने कर्म को ये, और कर्ण से। तो इस तरह से कारक होते हैं जिसको संस्कृत के अंदर विभक्ति कहते हैं। आपने इंग्लिश में भी सुना होगा नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस,
वोकेटिव केस, इस तरह से आपने ये नाम सुने होंगे। तो इसी तरह इंग्लिश में भी ये जो केसेस हैं हिंदी में भी होते हैं। ये हिंदी के अंदर 8 माने जाते हैं। जैसे इसमें कहा है राम ने रावण को बाण से मारा। यहाँ बाण है, ये वाण नहीं है, बाण से मारा। तो राम संज्ञा है, संज्ञा भी कौन सी है? व्यक्तिवाचक है। राम क्या है? पुल्लिंग है। हम यही तो कर रहे हैं। आगे जो वीडियो है वो हम लिंग पर लेकर के आए हैं, यानी कि जेंडर पर। तो उसमें समझा दिया जाएगा कि है क्या ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कैसे पहचाने। तो एक वचन है, ये कर्ता कारक है। तो हमने निकाला था कर्ता ने कर्म को कर्ण से। तो इस तरह से इनको पढ़ा जाता है। अपादान से अलग संप्रदान के लिए संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे हरि राम। तो यहाँ हमने देखा कि संज्ञा एक शब्द का परिचय किस तरह से इसने दिया है। रावण, रावण क्या है? रावण भी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्म कारक है। यहाँ कर्म कौन है? रावण है। ये बाण, बाण भी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है और पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ण कारक साधन के रूप में जब किसी मोहन ने लाठी से सांप को मारा, मोहन ने सांप को लाठी से मारा। तो इस तरह से भी कई जो वाक्य बनते हैं। तो साधन जिसको हाथ से टच करके हम किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं तो वो कर्ण कारक में होती है। आगे हम एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग पर है। मेरे ख्याल से आपको ये पसंद आई होगी। आगे भी और वीडियो, अच्छी वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू। लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।